सो हेलो एवरीवन, फाइनली हमारी द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी की समरी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आ गई है। एंड इसी के साथ आप लोगों का ब्रिटिश नॉवल की जो पूरी सीरीज़ है वो फिनिश हो जाती है। आपका मैंने पूरा सिलेबस कवर कर दिया है एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके पीडीएफ्स थे ना बाकी सारे ब्लॉग्स के, वो भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। जो ये लास्ट ब्लॉग है द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी, इसका भी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी जल्दी ही। सो डोंट वरी, आप उससे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो माय नेम इज एकता मुक्कल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। So let's start. So this novel, The Prime of Miss Jean Brodie, was written by Muriel Spark in 1961. And it is a modernist fiction. ये एक psychological novel भी है, plus it is also a satire. ये किस चीज़ के ऊपर सटायर करती है कि बहुत ही ज़्यादा जो रोमांटिसाइज्ड आइडियोलॉजी होती है या फिर किसी की सिडक्टिव पावर होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो दिस नॉवल इज़ सेट इन 1930s एडिनबर्ग इन स्कॉटलैंड। देखो ये लिखी गई है 1961 में, लेकिन इसकी जो नॉवल में मेन जर्नी है वो 1930s की दिखाई गई है। और 1930s का भी कोई एक ऐसे पर्टिकुलर ईयर नहीं, उसमें ओवर द पीरियड 10 सालों का पूरा टाइम पीरियड दिखाया गया है कि ये जो लड़कियां होती है, छोटी होती है जब 10 साल की होती है, एंड उनका किस तरीके से ग्रोथ होती है धीरे धीरे। ओके, एंड बात करें इसके नरेटिव स्टाइल की, तो इट इज़ अ थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेशन है इसके अंदर। एंड इसका जो नरेशन है ना वो नॉन लीनियर है, मतलब कभी पास्ट की बात करता है, कभी फ्यूचर की, कभी प्रेजेंट की। तो हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइम के एक्शंस नॉवल में ना आगे पीछे दिखाए जाते हैं। तो हमें ऐसे पूरा सीक्वेंस में नहीं बताएंगे कि अभी ये हो रहा है ये, तो कभी बात फ्यूचर की कर देंगे, कभी पास्ट की, कभी प्रेजेंट की। सो दिस नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड मिस जीन ब्रोडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल कैरिस्मेटिक टीचर है। एंड ये एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती है। एंड इसने एक सेट बनाया है 6 लड़कियों का, जिसका नाम इसने रखा है द ब्रूडी सेट। अब इन लड़कियों को ये अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी के बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती है जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। इस तरह के सब्जेक्ट्स जब उन लड़कियों को वो पढ़ती है, समझती है, तो उनका भी साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है मिस जीन ब्रोडी की तरफ। ठीक है, तो उस इन्फ्लुएंस का क्या कॉन्सिक्वेंस निकलता है एंड किस तरीके से ये लड़कियां धीरे धीरे ग्रो करती है, एंड किस तरीके से एक जो लड़की होती है उसमें से वो मिस जीन ब्रोडी को धोखा भी दे देती है, तो वो हमें इस पूरे नॉवल में जानने को मिलेगा। नाउ वी विल लुक एट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लिस्ट ऑफ दिस नॉवल। तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस नॉवल का है मिस जीन ब्रोडी, जो कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही अनकन्वेंशनल टीचर है। ये जो रेगुलर करिकुलम होता है स्कूल का उसे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखती। एंड शी थिंक्स कि जो आर्ट है, कल्चर है, एंड जो इंसान का पर्सनल अफेयर होता है, मतलब रोमांटिक लाइफ होती है, उसको भी स्कूल में डिस्कस किया जाना चाहिए। एंड वो जो अपना सेट बनाती है ना 6 लड़कियों का, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाती है, लाइक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो कि बहुत ही स्कूल में ना ऐसे माना जाएगा कि भाई दिस इज़ समथिंग आवर स्टूडेंट शुड बी केप्ट अवे। तो ये बट उनसे अलग सोचती है कि मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगी। एंड शी थिंक्स शी इज़ इन हर प्राइम मतलब यहाँ पे शी इज़ इन हर पीक टाइम, जहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है उसके स्टूडेंट्स के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ सैंडी स्ट्रेंजर। देखो इसमें आज जो ये जीन ब्रोडी 6 लड़कियों का सेट बनाती है, उसमें कौन कौन आती है? सैंडी, जेनी, मोनिका, रोज़, मैरी एंड यूनिस। ठीक है, ये 6 लड़कियां आती है। इन 6 लड़कियों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो जो सबसे पहली सैंडी है, ये सबसे ज़्यादा थॉटफुल है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे फिलोसफिकल है, काफ़ी ज़्यादा सोचती है, चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, इंट्रोस्पेक्टिव है। ओके, एंड लास्ट में जाके यही वो लड़की होती है जो मिस जीन ब्रोडी को धोखा देने वाली है। एंड सबसे ज़्यादा जीन ब्रोडी इसी के ऊपर ट्रस्ट करती है। एक्चुअली उसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें भी इसी से है कि तुम ही कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा करोगी। नेक्स्ट इज़ जेनी ग्रे। ये सबसे ज़्यादा सुंदर होती है पूरे ग्रुप में, एंड मिस जीन ब्रोडी इसे वैसे काफ़ी एडमायर करती है इसकी ब्यूटी को। नेक्स्ट इज़ मोनिका डुग्लस। ये मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बट थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। नेक्स्ट इज़ रोज़। ये मिस जीन ब्रोडी चाहती है कि इसको और एक नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा मिस्टर लॉयड, उसके साथ इसको सेट करवा दे, क्योंकि मिस जीन ब्रोडी की खुद की जो इंटरनल फीलिंग्स होती है वो खुद से तो वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाती। तो ये रोज़ को सोचती है कि कैसे भी करके ये उसके साथ लव अफेयर में पड़ जाए।
नेक्स्ट इज़ मैरी मैकग्रिगोर। ये एक तरह की स्केपगोट बनती है, मतलब डल क्लमजी कैरेक्टर होता है एंड हमें पता चलेगा कि इसकी भी जल्दी ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज़ यूनिस गार्डिनर। ये बहुत ही एथलेटिक होती है और जैसे हर बच्चा होता है कि पढ़ाई में भी अच्छा एंड स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा, ये उस तरह की होती है। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है मिस्टर लॉयड, ठीक है, ये है आर्ट का टीचर एंड ही इज़ मैरिड एंड ही हैज़ 6 किड्स। बट जो मिस जीन ब्रोडी है उनका थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन है इनके टूवर्ड्स, बट ये उन्हें डायरेक्टली जाके इसे कन्फ्रंट नहीं कर पाती कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्योंकि जो मिस्टर लॉयड है वो मैरिड है, तो उनका जो ये मैरिड वाला स्टेटस है ये हमेशा उनके बीच में आ जाता है। हालांकि इनके अफेयर्स जो मेन कैरेक्टर्स है बाकी सैंडी, रोज़, उनके साथ भी थोड़े थोड़े होते हैं। रोज़ के साथ इतना नहीं होता, बट सैंडी के साथ तो प्रॉपर उनका लव अफेयर चलता है। एंड जो ये मिस जीन ब्रोडी है ये चाहती है कि उनका रोज़ के साथ चले, बट नहीं, उसके साथ नहीं होता कुछ भी। एंड फिर मिस्टर लॉदर जो होते हैं ये भी मिस जीन ब्रोडी को पसंद करते हैं, बट मिस जीन ब्रोडी जो है इसमें बहुत ज़्यादा वैसे लाइक नहीं करती जितना मिस्टर लॉयड को करती है। बट अब क्योंकि मिस्टर लॉयड मैरिड है, वो ऑलरेडी उन्हें लगता है कि दिस इज़ समथिंग शी शुड नॉट गो फॉर, तो ये मिस्टर लॉदर के साथ भी लव अफेयर शुरू करती है। एंड द लास्ट वन इज़ जॉयस एमिली। तो जो जॉयस एमिली है ये ब्रोडी सेट को बाद में ज्वाइन करती है। एंड जैसे ये ज्वाइन करती है तो जो हमारी मिस जीन ब्रोडी है वो इसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि तुम्हें इस तरीके से एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड तो ये जॉयस एमिली भाग जाती है घर से एंड वहाँ पे ही इसकी ट्रेन में ही जो लोग होते हैं अटैक कर देते हैं एंड इसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो ये रहे हमारे सारे कैरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं मेन समरी की। अब नोवेल के फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये जो स्कूल है मार्सिया ब्लेन स्कूल फॉर गर्ल्स एडिनबर्ग में, यहाँ पे एक टीचर है मिस जीन ब्रोडी नाम की। तो ये बहुत ही डिफरेंट टीचर है। ये जो नॉर्मल करिकुलम होता है स्कूल का उसे पढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होती। ये कहती है कि जो आर्ट है ना वो सबसे ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, साइंस से भी ज़्यादा ऊपर है और वो हमेशा ऊपर था और हमेशा ऊपर रहेगा। तो इसके अलावा इसे म्यूज़िक, जो पर्सनल अफेयर्स होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जैसे फैसिज्म, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये एक 6 लड़कियों का ग्रुप बनाती है जिसे ये नाम देती है द ब्रोडी सेट, ठीक है। इस ब्रोडी सेट के अंदर कौन कौन होता है? सैंडी स्ट्रेंजर, जेनी ग्रे, रोज स्टैनली, मोनिका डगलस, यूनिस गार्डिनर एंड मैरी मैकग्रिगोर, ठीक है। तो ये 6 लड़कियां होती है। 6 की 6 लड़कियों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होती है। अब इन 6 लड़कियों को ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है अपनी खुद की आइडियोलॉजी से, ठीक है। और ये कहती है कि मैं ना अपने प्राइम टाइम में हूँ। बहुत प्राइम टाइम मतलब होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे पीक टाइम पर हूँ जब मेरा इन्फ्लुएंस मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है मेरा। एंड ये बेनिटो मुसोलिनी को भी पसंद करती है काफ़ी ज़्यादा, कि जो उसकी आइडियोलॉजी है फैसिज्म की कि भाई एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, लोगों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए, जो पब्लिक है जनरल, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है उस टाइम पे। ओके, एंड यहाँ पे एक और टीचर होती है मिस मैकाई करके, जो हेड मिस्ट्रेस होती है। वो बिल्कुल भी मिस जीन ब्रोडी के मेथड्स को पसंद नहीं करती एंड वो कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से इसको डिसमिस कर दिया जाए स्कूल से। ये क्या, इसने 6 लड़कियों का ग्रुप बनाया है, ये सब बच्चों को एक जैसा नहीं मानती किसी, मतलब ये तो उन 6 लड़कियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है, उनको अलग से अपनी मनमर्जी का सब्जेक्ट पढ़ा रही है, रेगुलर करिकुलम नहीं पढ़ा रही। बट वो ऐसा कर नहीं पाती, मतलब उसे चाहिए कि कुछ भी तो उसकी गलती मिल जाए मिस जीन ब्रोडी की, ऐसे बड़ी सी मेजर गलती मिल जाए जिसकी वजह से मैं उसे जो है अपने स्कूल से निकाल सकूं। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है जो अगर किसी भी स्कूल के हेड मिस्ट्रेस को पता चलेगा तो वो निकाल देंगे। लेकिन ये लड़कियां कुछ भी डिस्क्लोज़ करती नहीं है, काफ़ी टाइम तक कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करती कि इस ब्रोडी सेट में हो क्या रहा है, ये क्या क्या चीज़ें सीख रही है, क्या क्या ये समझ रही है। ओके, बहुत सारी चीज़ें बहुत क्वेश्चनेबल भी होती है, बट ये बहुत ही लॉयल होती है अपनी इस मिस जीन ब्रोडी के टूवर्ड्स। एंड इनके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है कि एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ते ये लोग। अब हमें ऐसे कई बार फ्लैश फॉरवर्ड कर करके भी दिखाया जाता है कि जो ये ब्रोडी सेट है इसमें से जो एक लड़की है मैरी मैकग्रिगोर, ठीक है, उसकी एक होटल में फायर होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये मतलब कई साल बाद की बातें हैं,
ओके। एंड जो मेन हमारा कैरेक्टर है ये ब्रोडी सेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सैंडी, है ना, वो भी नन बन चुकी है, एक राइटर बन चुकी है एंड साइकोलॉजी को वो पढ़ती है एंड पढ़ाती है। ओके। एंड फिर प्रेजेंट में वापस आते हैं, जो ये मिस जीन ब्रूडी है ये इसका लव इंटरेस्ट है मिस्टर लॉयड की तरफ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छे आर्ट बनाते हैं। ओके। बट क्योंकि वो मैरिड है, उनके 6 बच्चे हैं, तो वो सोचती है कि नहीं, इनके साथ तो मुझे अपना अफेयर नहीं रखना है। एंड उसके अलावा वो कौन से कैरेक्टर को एज अ साइड ऑप्शन देखती है, इट इज़ मिस्टर लॉथर। ठीक है, लॉथर जो है वो मिस जीन ब्रूडी को पसंद करते हैं, बट मिस जीन ब्रूडी बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं है उनके टुवर्ड्स, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट ऐसे ऑप्शन रखती है कि हाँ चलो कुछ नहीं तो ये सही। अब नेक्स्ट पार्ट में दिखाते हैं कि जो मिस जीन ब्रूडी है ये इन लड़कियों की पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। जो रोज़ है उसको ये इनक्रेज करती है कि तुम है ना मिस्टर लॉयड के साथ जाके रिलेशनशिप शुरू करो। एंड जो जो सैंडी है उसको ये बहुत ज़्यादा इनक्रेज करती है कि तुम बहुत इंसाइटफुल लड़की हो, बहुत थॉटफुल लड़की हो, बहुत क्लेवर लड़की हो। तो वैसा ही इसकी पर्सनैलिटी को ना ये मॉडिफाई करने की कोशिश करती है, मतलब अपने वर्ड से इतना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि इसके दिमाग में इसका एक पर्सोना ही चेंज होने लग जाता है। अब काफ़ी सारे दोबारा से फ्लैश फॉरवर्ड दिखाते हैं कि एक्चुअली लास्ट में जाके होगा क्या, ये जो सैंडी है ये मिस्टर लॉयड के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं दोबारा से कि ये जो मिस जीन ब्रूडी है ये ऐसे कैरेक्टर्स को आइडलाइज करने के लिए बोलती है जो बाकी सारी दुनिया उन्हें शायद इतना पसंद ना करे। जैसे ये बेनिटो मुसोलिनी हो गया, फ्रैंको हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा फेसिस्ट थे। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग टोटलिटेरियन कंट्रोल रखते थे लोगों के ऊपर। तो ये फेसिज्म को भी बहुत ज़्यादा आइडलाइज करती थी कि हाँ ये एक अच्छा सिस्टम है, इसी तरीके से होना चाहिए। अब ऐसी ही एक लड़की इनके पास आती है जिसका नाम होता है जॉयस एमिली। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है ये ब्रूडी सेट की लड़कियों को देख करके कि अरे वाह, इन लोगों की तो पर्सनैलिटी कुछ अलग ही डिफरेंट सी होती जा रही है मिस जीन ब्रूडी के अंडर। तो ये भी चाहती है कि ये भी ब्रूडी सेट को ज्वाइन कर ले। तो मिस जीन ब्रूडी जो है इसे बात करती है, अपना इन्फ्लुएंस इसके ऊपर छोड़ने लग जाती है। तो ये उसे इनक्रेज करती है कि क्यों ना तुम जो ये फ्रैंको है उसका सपोर्ट करो स्पेनिश सिविल वॉर में। ओके। एंड उसके लिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। अब ये एमिली राज़ी हो जाती है। देखो इतना ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, बातों से ही किसी को भी बहुत जल्दी कन्विंस कर लेती है। तो एमिली राज़ी हो जाती है ट्रेन पकड़ के वहाँ पे जाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसी ट्रेन पे अटैक हो जाता है लोगों का। एंड फिर ये जो एमिली है इसकी डेथ हो जाती है। अब इसकी डेथ के बाद जो हमारी सैंडी है उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसे धक्का सा लगता है कि अरे ये क्या इंसिडेंस हो गया भाई, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए थी। तो अब ये और ज़्यादा सस्पिशियसली देखने लग जाती है मिस जीन ब्रूडी के जो ये आइडल्स होते हैं ना, उनको जो वो पहले अच्छा मानती थी अब एकदम से उसका दिमाग और ज़्यादा फिर जाता है कि नहीं ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत तो है। अब ऐसे ही काफ़ी सारे साल बीत जाते हैं एंड ये जो लड़कियां हैं ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है एंड और ज़्यादा रिबेलियस सी हो जाती है। ठीक है, इसी बीच जो ये सैंडी एंड रोज़ है ये कई बार मिस्टर लॉयड के घर भी जाती है मॉडल बनने के लिए, उनकी पेंटिंग्स के लिए। एंड मैंने बताया था ना जो ये सैंडी है बहुत ज़्यादा ऐसे सोचने लग जाती है मिस ब्रूडी के इन मेथड्स के बारे में एंड उसे काफ़ी गलत भी लगने लग जाता है, स्पेशली जब एमिली की डेथ हो जाती है उस इंसिडेंट्स में। तो ये सैंडी अब डिसाइड करती है कि मैं जो है मिस मैकाय को जाके मिस जीन ब्रूडी के बारे में सब बता दूँगी। तो वो मिस मैकाय को बताती है कि जो मिस जीन ब्रूडी है ये हमें बहुत ज़्यादा फेसिज्म के बारे में पढ़ाती है एंड लव अफेयर्स वगैरह ये सब हमें सिखाती है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से पढ़ाती है एंड ये सारी चीज़ें सिखाती है हमें। तो मिस मैकाय तो चाहती थी शुरू से कि उसे कम मौका मिले मिस जीन ब्रूडी को इस स्कूल से डिसमिस करने का। तो इसी टाइम पे जो मिस मैकाय है वो ये भी समझ लेती है कि मिस जॉयस एमिली की डेथ भी मिस जीन ब्रूडी की वजह से ही हुई है। तो इसी टाइम पे मिस मैकाय जो है मिस जीन ब्रूडी को अपने स्कूल से डिसमिस कर देती है एंड वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेती है एक तरीके से। तो जो मिस जीन ब्रूडी है ना उन्हें कभी पता नहीं चल पाता कि उन्हें धोखा दिया कौन सी लड़की ने, किसने धोखा दिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे बेट्रेयल का सीन क्रिएट होता है कि उसने बहुत ज़्यादा ऐसे सटीक तरीके से इनको बांध के रखा था, लॉयल बनाया था, बट क्योंकि उसने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया इन लड़कियों को तो वो इन्फ्लुएंस का ही एक प्रभाव था, एक असर था कि एक लड़की उसमें से इतना ज़्यादा सोचने लगी कि यही जो इंसान हमें ट्रेन कर रहा है ये भी गलत हो सकता है।
ठीक है। एंड लास्ट में हमें दिखाते हैं कि ये जो लड़कियां हैं कि अब इनका फाइनली फ्यूचर कैसे कैसे है। जो सैंडी होती है ना, वो एक नन बन जाती है, एक साइकोलॉजिस्ट भी होती है ना, एक राइटर भी होती है। तो उसके पास ये ब्रोडी सेट की लड़कियां कई बार आती है। एंड जब भी आती है तो हमेशा मिस जीन ब्रोडी के बारे में ही बातें किया करते हैं ये लोग। तो जो सैंडी है वो इनसे बोलती है कि अरे वो तो पागल औरत थी, मतलब कुछ भी बकवास करती रहती थी। एंड फिर इसके पास एक राइटर आता है एक दिन, जो इससे पूछता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है। तो ये बोलती है द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी। तो बेसिकली ये नावल यहाँ पे एंड होता है जब जो सैंडी है वो ये दिखाती है कि एक तरीके से उसकी लाइफ में उस टाइम पे उस लेडी का इन्फ्लुएंस था जब इंसान का, बच्चे का दिमाग ना बहुत कच्चा होता है, एक मतलब मिट्टी के बर्तन की तरह होता है, जब आप उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हो। तो उस टाइम पे मिस जीन ब्रूडी ने इन लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करा था जो इनकी लाइफ में लेटर स्टेज में भी देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो बाकी के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया। हमें मैरी के बारे में तो पता चलता है दैट शी डाइड इन द होटल फायर। उसके अलावा जेनी ग्रे जो है, जो मैंने बताया था, बहुत सुंदर होती है। एंड मिस जीन ब्रूडी उसे बहुत इनक्रेज करती है, उसकी ब्यूटी की वजह से वो एक एक्ट्रेस बन जाती है। एंड मोनिका जो होती है, जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो एक साइंटिस्ट बन जाती है। नेक्स्ट यूनिस, जो स्कूल टाइम पे बहुत अच्छी एथलीट होती है, स्विमर एंड जिमनास्ट होती है, वो एक नर्स बन जाती है एंड एक डॉक्टर से शादी कर लेती है। रही बात रोज़ की, तो रोज़ को जो है मिस जीन ब्रूडी चाहती थी कि ये मिस्टर लॉयड के साथ सेट हो जाए, बट वो कभी एक्चुअल में अफेयर रखती नहीं है मिस्टर लॉयड के साथ। बट जो ये रोज़ है ना, इसका भी बताया जाता है फ्यूचर में इसके काफ़ी सारे लव अफेयर्स होते हैं बाकी लोगों के साथ। तो इस तरीके से ये सारी लड़कियों का जो है लेटर स्टेज में एक साइकोलॉजिकल चेंज देखा जाता है कि बहुत अर्ली स्टेज से जब हम किसी को इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 उस इंसान के दिमाग में उस टाइम की छाप किस तरीके से बैठ जाती है उसके पर्सोना के अंदर। Now we will discuss the important themes and once again as I have already told you, हर नॉवल की इस बार थीम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पावर ऑफ कैरिस्मेटिक इन्फ्लुएंस। कई बार ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जिनकी पर्सनैलिटी ही इस तरीके की होती है, वो बोलते ही इस तरीके से कि हम बस उनसे खींचे चले जाते हैं और उनकी हर बात हमें सही लगने लग जाती है। तो एंड वो हमें कभी कभी मिसलीड भी कर सकते हैं, मिसगाइड भी कर सकते हैं। उस चीज़ का भी हमें कुछ नहीं पता चल पाता कई बार, चाहे हम बच्चे हो या बड़े हो, ठीक है। तो इस नॉवल के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैरिस्मेटिक इन्फ्लुएंस क्या क्या मतलब कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, उसकी कितनी बड़ी पावर है। ओके, नेक्स्ट इज़ बेट्रेयल एंड लॉयल्टी। तो जो सैंडी होती है वो किस तरीके से फाइनली बेट्रे कर देती है अपनी ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन टीचर होती है उनकी। एंड स्टार्टिंग में वो ग्रुप कितना ज़्यादा लॉयल होता है, ऐसा नहीं है उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलता कि इस सेट में क्या हो रहा है, बट वो भी अपनी टीचर को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल होती है कि ठीक है आपने डिसाइड किया है कुछ ना कुछ, तो हमारे भले के लिए ही आप कर रहे होगे। नेक्स्ट इज़ द डेंजर ऑफ ऑथोरिटेरियन आइडियोलॉजीज़, ठीक है। तो जो मिस जीन ब्रोडी है वो आइडियोलॉजीज़ जो है, जैसे फैसिज्म हो गई है ना, फैसिज्म कैसी आइडियोलॉजी है जो ऑथोरिटेटिव होती है, मतलब कि एक इंसान के पास ही सारी पावर होगी, बाकी सारी जनता जो है उसका बस हुक्म मानेगी। ओके, तो इस तरह की जो आइडियोलॉजी होती है इसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड स्पेशली जो वो जॉयस एमिली की डेथ होती है उस इंसिडेंट से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कमिंग ऑफ एज एंड आइडेंटिटी। तो इसमें हमें दिखाया कि ये जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, धीरे 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 बड़े हो जाते हैं, तो इनके अंदर कितने कितने चेंजेस आते चले जाते हैं साइकोलॉजिकली। एंड इनकी आइडेंटिटीज़ कैसे बदलने लग जाती है, कितना चेंज आता है। कई बार कुछ चेंज भी नहीं आता, जैसा वो बच्चे बचपन में होते हैं वैसे के वैसे ही बड़े होकर बस उसे और ज़्यादा डोमिनेंट अपनी पर्सनैलिटी में ले आते हैं। नेक्स्ट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मेंटरशिप, कि एजुकेशन एंड मेंटरशिप किस तरह का इंसान के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकता है। वो कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो एजुकेशन एंड मेंटरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें इस नॉवल से पता चलती है। Now we will discuss the important questions related to this novel. So our first question is, discuss the narrative techniques in the prime of Miss Jean Brodie.
देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही पॉइंट वर्ड लिख के आ गया था, कई बार क्वेश्चन से ये लोग गलत लिख देते हैं वर्ड्स को। ओके, तो सबसे पहला हमारा इसका पॉइंट हो जाएगा कि थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेटर है इसमें, ठीक है। एंड नॉन लीनियर नरेटिव है कि कभी वो पास्ट का दिखा रहे, कभी प्रेजेंट का दिखा रहे, कभी फ्यूचर का दिखा रहे, तो एक साथ काफ़ी सारे टाइमलाइंस चलते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ फोर शेडोइंग, कई बार हमें पहले से ही हिंट दे देते हैं कि भाई इसमें ना नॉवल में ये होने वाला है, जैसे ब्रूडी सेट में वो टूट जाएगा एक टाइम पे आके, एंड जो मिस ब्रूडी है उसको कोई ना कोई तो धोखा दे देगा आगे जाके, एंड जो ये सैंडी है ये जाके मिस्टर लॉयड के साथ अफेयर करेगी। ये सारी चीज़ों का हिंट हमें पहले ही नॉवल में मिलता रहता है। नेक्स्ट इज़ आयरनी एंड सटायर, तो ये एक तरह से सटायर करती है जो आइडियोलॉजीज़ होती है उनके ऊपर। एंड आयरनी ये है कि भाई जो मिस जीन ब्रूडी होती है वो दिखाते तो उसे ऐसे बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक है, बहुत समझदार है एंड बहुत इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन फिर भी उसका इन्फ्लुएंस बरकरार नहीं रहता एंड उसको भी डिसमिस कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टर फोकस्ड पर्सपेक्टिव, कि भाई जो हमारी सैंडी होती है ज़्यादातर जो ये पूरा नॉवल है ना उसके हिसाब से दिखाया गया है कि वो किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है अपने अराउंड। एंड द लास्ट वन इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, एक तरह से नॉवल को समझना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, ईजी भाषा में लिखा गया है, बट कई बार चीज़ों को ना अनसेड छोड़ दिया गया, मतलब उसे पूरा नहीं किया गया ताकि जो रीडर है वो खुद से एज्यूम कर ले कि ये चीज़ क्या मायने रखती है या फिर यहाँ पे ये चीज़ क्या कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन व्हाट रिस्पेक्ट कैन द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी बी कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। तो इस नॉवल को लिखा है म्यूरल स्पार्क ने, ठीक है, एंड उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इस नॉवल की जो स्टोरी है उससे मिलती जुलती है। मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार म्यूरल स्पार्क की ना पूरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो ताकि जो मेन फैक्चुअल डिटेल्स है ना वो आपकी गलत ना हो, ठीक है। इसमें मैं बहुत ही आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी क्योंकि अगर आपका ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ गया तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं रहेगी, आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने होंगे। ओके, तो ये किस तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जो स्पार्क की स्कूल लाइफ थी वो भी इसी तरह की थी, ठीक है, वो भी ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी एडिनबर्ग में। एंड मिस ब्रूडी का जो कैरेक्टर है वो इनकी लाइफ में भी एक ऐसी ही टीचर थी जो बहुत अनकन्वेंशनल थी, जो बहुत अपने हिसाब से चीज़ें पढ़ाती थी, बहुत कैरिस्मेटिक थी। उनका नाम था क्रिस्टीना के। ओके, एंड इसकी सेटिंग रखी गई है एडिनबर्ग में, एंड सेम ऐसे जो स्पार्क की लाइफ है, म्यूरल स्पार्क की जो लाइफ है वो भी ज़्यादातर एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में ही बीती है। एंड जो थीम्स है इसका इन्फ्लुएंस एंड बिट्रेयल वो म्यूरल स्पार्क की लाइफ में भी रियल में होता है बहुत ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड रिलीजियस एंड मोरल कन्फ्लिक्ट, तो जो स्पार्क का लाइफ में भी रिलीजियस एंड मोरल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो सेम हमारा इसमें दिखाया जाता है। ओके, तो आप ये पॉइंट्स अच्छे से ऑटोबायोग्राफी का पढ़ के जाना कि अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो यू शुड नॉट हैव लाइक लेस नंबर ऑफ पॉइंट्स एट दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू एग्री विद द व्यू दैट मिस ब्रूडी इज़ अ सिंबल ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, जस्टिफाई योर आंसर। नॉन कन्फर्मिटी का मतलब होता है जब आप एक यूजुअल तरीके से बिहेव ना करो एंड जो भी सोसाइटल नॉर्म्स बने हुए हैं आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो, आप अपने हिसाब से चीज़ें करो। ओके, तो इसमें हम बोल सकते हैं येस मिस ब्रूडी वॉज डेफिनेटली शी सिम्बलाइजेज नॉन कन्फर्मिटी। ओके, तो किस तरीके से वो जो रिजिड स्ट्रक्चर था सोसाइटी का या स्कूल का उसको ब्रेक करके अपने हिसाब से अपने रूल्स बनाती थी एंड अपने मतलब अलग उसने टीचिंग मेथड्स बनाए हुए थे, अपने मन मर्जी के सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी स्कूल में। नेक्स्ट अनऑर्थोडॉक्स टीचिंग स्टाइल, उसका जो टीचिंग स्टाइल होता था वो बाकी सारे टीचर्स से बहुत अलग होता था। अपने मेन कोर सब्जेक्ट पे फोकस करने के बजाय उसने अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट्स पढ़ाने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, आर्ट्स, लिटरेचर एंड ऑल दीज। इंडिविजुअलिस्टिक फ़िलासफ़ी थी उसकी, मतलब अपनी खुद की फ़िलासफ़ी उसने बनाई थी कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द सेम फ्लो जो बाकी लोग कह देते हैं उन चीज़ों का एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट इज़ डिफाइंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, तो जो भी सोशल नॉर्म्स होते थे उन्हें तोड़ती थी। फेसिस्ट लीडर्स उसे पसंद आते थे। नेक्स्ट इज़ क्रिएशन ऑफ द ब्रूडी सेट, तो
ब्रूडी सेट का जब उसने क्रिएशन करा अपने हिसाब से हर उस लड़की को चुना जिससे वो सोचती थी कि इसे मैं अपने हिसाब से मेंड कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। ओके, एंड आउटकम ऑफ रिबेलियन, बेसिकली वो बहुत रिबेलियस थी, ठीक है, कि अपने हिसाब से चीज़ें करनी, अपने जो उसने दिमाग में सोच लिया वही सही है। ओके, एंड दो उसे बेट्रेयल मिलता है एक लड़की से, बट फिर भी ऐसा नहीं होता कि उसके तौर तरीक़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाए। यस, शो हाउ साइकोलॉजिकल ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन द नॉवल द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी। तो इसमें हमारा जो मेन ब्रूडी सेट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है सैंडी, उसके दिमाग को हमें बताना है कि किस तरीके से उसका कैरेक्टर के अंदर साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है। ओके, तो सबसे पहले हमें दिखाते हैं जो सैंडी है वो जब एकदम छोटी होती है तो मिस जीन ब्रूडी होती है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल हो, तुम क्लेवर हो, तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति है। तो वो उस चीज़ को उसी टाइम से अपने अंदर जो है इम्बाइब करने की शुरुआत कर देती है, एंड एक तरह से इंडिपेंडेंट सोच रखने लग जाती है कि मैं और सबसे थोड़ा सा ज़्यादा हट के सोच सकती हूँ। नेक्स्ट इज डिसइल्यूजनमेंट विद मिस ब्रूडी। तो धीरे धीरे उसे जो मिस ब्रूडी के मेथड्स है उसमें डाउट दिखाई देने लग जाता है कि हाँ ये भी गलत हो सकती है, स्पेशली जब जॉयस एमिली की डेथ हो जाती है। उसके बाद आप सैंडी के दिमाग में ज़्यादा क्वेश्चंस आने लग जाते हैं मिस ब्रूडी को लेके, एंड वो मॉरली जज करने लग जाती है मिस ब्रूडी को कि वो जो भी चीज़ें कर रही है उसमें कितना वो सही कर रही है, कितना गलत कर रही है। बीइंग अ चाइल्ड वो अपना खुद का प्रैक्टिकलिटी, रैशनैलिटी यूज़ करती है कि ऐसा तो नहीं कि जो हमारी ये टीचर है ये भी गलत हो, ये या फिर यही गलत हो, राइट। एंड एक्ट ऑफ बेट्रेयल, तो धीरे धीरे वो डिसाइड कर लेती है कि अगर ये गलत है और जो कि सैंडी को लगता है कि हाँ ये गलत है, तो दुनिया के लिए वो बेट्रेयल होगा, उसके लिए वो एक तरह से सही स्टेप था कि हाँ ये जो टीचर है ये किसी और के लिए भी डेंजरस हो सकती है। हमारी लाइफ तो जैसे तैसे चली गई, बट किसी और की लाइफ में सेम ये इस तरह की टीचर नहीं होनी चाहिए। तो शी कंप्लेन्स अबाउट द टीचर। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल एंड इमोशनल इवेल्युएशन। लास्ट में हमें दिखाया जाता है जो सैंडी होती है वो नन बन जाती है, तो एक तरह से वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है कि पहले उसका लॉयड के साथ जो है एक वो अफेयर होता है, एंड बाद में जाके वो इन सारी चीज़ों को छोड़ देती है। तो हाँ, हमें दिखाते हैं कि इस नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर है वो साइकोलॉजिकली ग्रो करता है, एंड सेम ऐसे जो नॉवल है उसके अंदर भी किस तरीके से बाकी सारे कैरेक्टर्स के अंदर भी धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। प्लस सैंडी के थ्रू ही हमें एक तरह से नॉवल के अंदर जो आगे जाके क्या डेवलपमेंट होगी वो भी दिखाई जाती है इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल समरी ऑफ द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी एंड यू लाइक्ड इट। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।